खास कार्यक्रम डॉक्टर टॉक देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। दुनिया में कोई भी कार्य सफलता पूर्वक किया जा सके, इसके लिए पहली शर्त है कि व्यक्ति का मन मस्तिष्क स्वस्थ रहे। मन ऊर्जावान और उत्साह से भरा हो और इसके लिए जरूरी है कि शरीर स्वस्थ रहे। वैसे कहा भी जाता है कि जीवन के 7 सुखों में पहला सुख निरोगी काया है। काया यानी कि शरीर, जो समुच्चय है कई अंगों का, और इन्हीं में शामिल है हमारी किडनी, एक ऐसा ऑर्गन जो नितांत जरूरी है हमारी पाचन तंत्र में। लेकिन वक्त की रफ्तार अब बहुत तेजी से हो चुकी है और जिंदगी भागदौड़ से भरी पड़ी है। इन सब में हम भूल जाते हैं कि सबसे जरूरी काम है, और वो है जरूरी काम हेल्दी खाना, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। फास्ट लाइफस्टाइल में फास्ट फूड की लत लग चुकी है, जो कि किडनी को नुकसान पहुंचाती है और हमारी काया निरोगी नहीं रह पाती। तो क्या करें, क्या खाएं, कैसी लाइफस्टाइल चुनें कि हमारी किडनी सुरक्षित रहे, और क्या है समाधान? इन्हीं सारे सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट। डॉक्टर भट्ट एनसीआर और उत्तराखंड में बतौर सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर भट्ट होली फैमिली हॉस्पिटल नई दिल्ली और जेपी हॉस्पिटल नोएडा में नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट विभाग के एचओडी हैं। आप देश के सबसे बड़े मेडिकल संस्थान एम्स में भी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर अनिल अपनी टीम के साथ मिलकर चैरिटेबल किडनी ओपीडी हर रोज चलाते हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में अपना बड़ा योगदान है। इस क्षेत्र में काम करते हुए डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट को एक लंबा अनुभव है। तो किडनी की समस्या और उसके समाधान पर डॉक्टर भट्ट से बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। धन्यवाद दिव्या जी, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि हम किडनी की समस्याओं पर बात करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी यह है कि आप हमारे दर्शकों को अगर किडनी की बेसिक जानकारी दे सकें कि किडनी का फंक्शन क्या है और क्या भूमिका है, ये काम कैसे करती है। किडनी एक बहुत ही वाइटल ऑर्गन है जो जीवन के कंटिन्यूएशन के लिए, जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। किडनी हमारी पीठ के पास, निचली पीठ के पास लगभग मुट्ठी के बराबर 2 ऑर्गन होते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड में, और हर किडनी में लगभग 10 लाख फिल्टर होते हैं, महीन फिल्टर जो खून को छान के पेशाब बनाते हैं। तो जब किडनी की बीमारियां होती हैं और उन फिल्टर में बीमारियां आती हैं तो किडनी में ये जो खून की सफाई की प्रक्रिया होती है ये कम हो जाती है, और उसमें से जो हमारे खाने पीने से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जो खाने पीने के कारण जो वेस्ट बनता है वो निकल नहीं पाता, और वो फिर किडनी बीमारियों में बढ़ने लगता है और वो सिम्टम्स क्रिएट करता है। डॉक्टर भट्ट, आपने ये तो बता दिया कि किडनी वर्क कैसे करती है, लेकिन हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि किडनी से जुड़ी बीमारियों के लक्षण क्या हैं, और साथ ही क्या कॉमन वजह होती है किडनी से जुड़ी हुई बीमारियों की। किडनी की बीमारी का लक्षण, किडनी के काम होता है खून को छान के पेशाब बनाना, शरीर में जो हम पानी पीते हैं डे टू डे में उसको एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना, जो हमने खाना खाया है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जो उस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बनाना, और इसके अलावा जो है बॉडी एसिड बेस बैलेंस को बनाए रखना उसका काम है। और इसके अलावा हमारा किडनी के सिम्टम्स में जैसे शरीर, सबसे पहले एक जो होता है शरीर में सूजन आने लगती है और सांस फूल सकता है, पेशाब में प्रोटीन्स आ जाते हैं, ब्लड आ सकता है, और स्टोन बनने के कारण से कई बार जो है पेन हो जाते हैं। तो अलग अलग सिम्टम्स कई बार नजर आते हैं, यही वो लक्षण है जिसके जरिए हम कहते हैं कि किडनी फेल्योर हो गया। लेकिन सर, जिस तरीके से हम लगातार बातें सुनते हैं कि फला व्यक्ति का किडनी फेल हो गया, तो जरा ये भी बताएं कि किडनी फेल्योर का मतलब क्या होता है और इसमें होता क्या है एग्जैक्टली। किडनी फेलियर, देखिए किडनी फेलियर की स्टेज कई सारी होती हैं, स्टेज 1 से लेकर स्टेज 5 तक, और फेलियर तब कहते हैं जब स्टेज 5 तक किडनी की फंक्शनिंग गड़बड़ हो जाती है। ये समझिए कि जब किडनी का फंक्शनिंग जो है 10% से भी कम रह जाता है तो उसको, पेशेंट को सिम्टम्स आने लगते हैं और लक्षण बढ़ जाते हैं, और इसी को किडनी फेलियर बोलते हैं। किडनी फेलियर की स्टेज में पेशेंट का ये समझिए कि अगर उसको हम सपोर्ट नहीं देंगे तो पेशेंट की लाइफ सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। सपोर्ट के तौर पे जैसे डायलिसिस है या ट्रांसप्लांट है। और किडनी फेलियर के फिर बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें कुछ टेम्पररी कारण है, कुछ परमानेंट कारण हैं। जैसे टेम्पररी कारण में जैसे मलेरिया है, डेंगू है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, निमोनिया है, इन सब के कारण से किडनी टेम्पररी शट डाउन हो जाती है। पेशेंट को कुछ समय के लिए डायलिसिस से सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, फिर पेशेंट
कि किडनी रिकवर भी करती है। परमानेंट कारणों में जैसे कि आपका डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, आपका किडनी स्टोन्स हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस हैं, रिकरेंट इन्फेक्शंस, रिकरेंट किडनी स्टोन्स, तो ये धीरे धीरे करके किडनी को ओवर द ईयर्स डैमेज करती हैं और फिर उसमें रिकवरी की संभावना नहीं होती, जिसके कारण से पेशेंट को परमानेंटली डायलिसिस लेना पड़ता है या फिर ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। तो 10% से भी कम अगर किडनी आपकी फंक्शन कम कर रही है तो ऐसे में आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे किडनी को खोखला कर रही है, डैमेज कर रही है भविष्य के लिए। डॉक्टर साहब, लेकिन किडनी फेल्योर का इलाज क्या है और क्या किडनी फेल्योर के बाद रिकवरी संभव है? जी, किडनी फेलियर का इलाज इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि फेल किस तरह से किडनी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ इन्फेक्शन के कारण से हो सकती है, तो जब हम इन्फेक्शन के कारण से अगर किडनी फेल हो रही है तो हम उस इन्फेक्शन को ट्रीट करेंगे। जैसे मलेरिया है, डेंगू है, यूरिनरी इन्फेक्शंस है, निमोनिया है, तो अगर वो इन्फेक्शन ठीक होगा तो किडनी रिकवर होगी। और कुछ समय के टेम्परेचर, जैसे आपने सुना होगा कि वेंटिलेटर पे सपोर्ट पे रखते हैं पेशेंट को, फिर उसका सांस ठीक हो जाता है, ऐसे ही किडनी के सपोर्ट पे डायलिसिस पे रखते हैं, फिर जब किडनी रिकवर कर जाती है तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। लेकिन जब किडनी परमानेंटली डैमेज हो जाती है तो फिर आगे के लिए डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, उसका 2 विकल्प हैं। डायलिसिस जो है कंटिन्यूसली कराना पड़ता है जब तक कि ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। डॉक्टर, लेकिन यदि किसी स्थिति में किडनी की रिकवरी नहीं हो पाती है तब मरीज के पास फिर ऑप्शंस क्या बचते हैं, क्या विकल्प बचता है और इससे मुश्किल से निजात पाने के लिए? देखिए, ऑप्शंस में हमारे पास अगर किडनी रिकवर नहीं कर रहा है तो जब तक ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता, एक नया ऑर्गन नहीं लग जाता, डायलिसिस ही एक विकल्प है और वो रेगुलरली हफ्ते में 2 या 3 बार कराना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर की रिकमेंडेशन होगी। क्योंकि हम कंटिन्यूसली जो हम भी खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उस कारण से जो भी हमारे शरीर में जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, अगर हम उसको नहीं निकालेंगे तो इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और इसकी फिल्ट्रेशन प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है। तो हफ्ते में 2 या 3 बार जैसे जब लेवल्स बढ़ जाते हैं, सिम्टम्स क्रिएट करते हैं, तो इसलिए हमें डायलिसिस की ज़रूरत होती है। दूसरा, ट्रांसप्लांट एक विकल्प है जो डायलिसिस से बेहतर विकल्प है और ट्रांसप्लांट के सहारे भी आगे लाइफ को कंटिन्यू किया जा सकता है। डॉक्टर भट्ट, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में दुनिया ने बहुत ज्यादा विकास कर लिया है, नए आयाम छू लिए हैं और किडनी ट्रांसप्लांट तक हम पहुंच चुके हैं। ऐसे में 2 तरह के ट्रांसप्लांट की बात हम सुनते आ रहे हैं, कार्डियक डोनर ट्रांसप्लांट और लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट। सर, इन दोनों में आखिरकार बेसिक फर्क क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है? जी, कार्डियक ट्रांसप्लांट में जो डोनेशन होता है वो डेथ के बाद डोनेशन होता है और डेथ होती है ब्रेन डेथ। नॉर्मली हम जो आपने देखा है या जो सुना है, वो हार्ट जब बंद हो जाता है उसको कार्डियक डेथ बोलते हैं। उसके बाद हम ऑर्गन डोनेट नहीं कर सकते। तो हार्ट के बंद होने से पहले, लेकिन अगर ब्रेन शट डाउन हो जाए, जिसको न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन सर्टिफाई करते हैं, उसकी एक पूरी प्रक्रिया है। और जैसे हेड इंजरी है, ब्रेन इंजरीज हैं, इनके केसेस में ब्रेन डैमेज हो गया, वो इरिकवरेबल पोजीशन पे आ गया है, लेकिन पेशेंट के बाकी ऑर्गन्स ठीक हैं, तो इसलिए वो डोनेट कर सकता है। इसको कैडेवरिक डोनेशन बोलते हैं और ये जो ब्रेन डेथ होती है उसको सर्टिफाई करने के बाद ही संभव है। दिल्ली NCR के सभी बड़े अस्पतालों में कैडेवरिक ट्रांसप्लांट हो रहा है, पर इसमें समस्या ये है कि लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है अगर, तो टाइमली कैडेवरिक डोनेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए हम सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना एक प्लेज करें कि हम अपनी डेथ, अगर कभी अगर कुछ ऐसा होता है अनफॉर्चुनेटली, तो हम अपने परिवार वालों को बता के रखें कि भाई मैं अपने ऑर्गन्स डोनेट करना चाहता हूं, ताकि दूसरे लोगों की मदद हो सके। और एक कैडेवरिक ट्रांसप्लांट डोनेशन से आप 8 लोगों की जिंदगियां बचा सकते हो। लिवर है, किडनी है, हार्ट है, इस तरह से और भी ऑर्गन है, तो ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो ट्रांसप्लांट है वो है लाइव रिलेटेड ट्रांसप्लांट, जिसमें घर वाले अपनी जीते जी किडनी देते हैं अपने जानने वालों को, अपने जिनसे आप प्यार करते हैं उनसे। तो इसको जो ट्रांसप्लांट ह्यूमन एक्ट ऑर्गन जो है उसने इसको डिफाइन किया है, रिलेटिव एंड अदर देन नियर रिलेटिव। रिलेटिव में मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ, ग्रैंड पेरेंट्स, ये रिलेटिव होते हैं और इसके अलावा बाकी सारे रिश्तेदार जो है अनरिलेटेड होते हैं। गवर्नमेंट का एक और सरकार का एक जो कानून तौर पे इसमें कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान आपको किडनी डोनेट कर सकता है आउट ऑफ अफेक्शन एंड आउट ऑफ लव। इसको लाइव ट्रांसप्लांट बोलते हैं और नॉर्मली जो हम देखते हैं, सुनते हैं। लेकिन सर, आपने जो ये लाइव ट्रांसप्लांट बताया, इससे जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है कि अगर जो शख्स
डोनेट कर रहा है सामने वाले शख्स के लिए किडनी, तो क्या उसकी जान को भी किसी तरीके का कोई खतरा या फिर उसकी बॉडी में भी क्या कोई असर नजर आता है, कोई इम्पैक्ट पड़ता है? जो डोनेट करते हैं यूजली वो उनको हर तरह से चेक किया जाता है और वो फिट होते हैं, तभी वो डोनेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। और उनको आगे भी यही हम हिदायत देते हैं कि आप आगे भी अपना फिटनेस बनाए रखें और आगे अपना इसी तरह से जो है अपने शरीर का ख्याल रखें ताकि आगे भी ठीक रहे। पर हाँ, अनरिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, कुछ नई समस्या हो सकती है, पर उसका किडनी डोनेशन से कोई उसका सीधा संबंध नहीं होता है। यूजली डोनेशन के बाद कोई रिस्क नहीं होता है ऐसा। जैसे रक्तदान, नेत्रदान करके लोग एक तरह से मानवता की सेवा करते हैं, अब किडनी डोनेट करने की भी बातें होने लगी हैं। तो सर, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि कौन से लोग किडनी भी डोनेट कर सकते हैं और इसके क्या नियम हैं? जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आप जीते जी किडनी डोनेट कर सकते हैं, बट आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लव, और अपने जानने वालों को, अपने परिवार वालों को ही डोनेट कर सकते हैं। इसके लिए ट्रांसप्लांट ह्यूमन एक्ट में डिफाइंड है। उसके लिए एक प्रक्रिया होती है जिसमें एक ऑथराइजेशन कमेटी होती है जिसके सामने हम अपना केस रखते हैं, और अगर वो हमको अलाउ करता है तो फिर हम अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं। डॉक्टर भट्ट, लेकिन डायलिसिस के जरिए भी किडनी की समस्या से निजात पाने की कोशिश की जाती है, तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ट्रांसप्लांट और डायलिसिस का बेसिक अंतर क्या है? डायलिसिस में देखिए एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस है। हमारे शरीर में मात्राएं जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो जहरीले पदार्थ है, उनकी मात्राएं बढ़ गई हैं, तो हम उसको फिल्टर करा रहे हैं। तो वो हमें एक रेगुलर इंटरवल पे कराना पड़ेगा ताकि वो डेंजरस लेवल तक नहीं पहुंचे। तो हम लगभग जो है डायलिसिस पे हमेशा रहना पड़ेगा जब तक कि ट्रांसप्लांट नहीं हो जाता। ट्रांसप्लांट एक बेहतर विकल्प है क्योंकि वो कंटिन्यूसली आपके बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको फिल्टर कर रहा है और वो फिर आपको एक बेहतर लाइफ देता है। ट्रांसप्लांट के बाद आपका खून की कमी जो रहती है डायलिसिस पेशेंट को वो नहीं रहती है, बोन्स थोड़ा मजबूत रहती हैं, आपका फैमिली लाइफ, आपका जो सेक्सुअल लाइफ, ये बेहतर होता है। और इसके अलावा जो आपका हॉस्पिटल विजिट्स नहीं होंगी हफ्ते में 2 या 3 बार, तो इस कारण से आपका इकोनॉमिकल भी ज़्यादा वायबल है, आप काम कर सकते हैं। ऑल्दो डायलिसिस के पेशेंट भी कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन डायलिसिस को लेकर ये मिथक रहता है कि ये हमेशा चलेगा, और इससे लेकर क्या कहेंगे? बेसिकली दर्शकों को ये बताइए कि ये डायलिसिस को लेकर क्या मिथक रहता है और आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है? देखिए, डायलिसिस में एक उनका सवाल होता है कि क्या ये मेरी डायलिसिस कब तक चलेगी, क्या ये हमेशा चलेगी? तो हमेशा ये इस तरह से आप मान के चलिए कि ये एक सहारा है, ये सपोर्ट है, और सपोर्ट जब तक रहेगा तब तक हमारा शरीर हेल्दी रहेगा। जब तक हम उसका कुछ अल्टरनेटिव नहीं उसको निकाल लेते हैं, उसको जब तक उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसका अल्टरनेटिव ट्रांसप्लांट है कि आपने एक नया ऑर्गन लगा दिया, अब वो ऑर्गन आपकी पुरानी जो किडनीज हैं जो फेल हो गई हैं उसके जगह पे काम कर रहा है, तो वो उसका जब तक वो रिप्लेसमेंट नहीं हो जाता तब तक आपको डायलिसिस कराते रहना पड़ेगा। तो मिथक ये होता है कि आपको अभी कब तक कराना है, तो ये हमेशा कराना है जब तक रिकवर नहीं होता है, जब तक जो है आपको ट्रांसप्लांट नहीं होता है। और दूसरा लोगों का ये रहता है कि उनको कहीं वीकनेस तो नहीं आ जाएगी डायलिसिस। तो देखिए, डायलिसिस से ऐसा कोई वीकनेस तो नहीं आता है। हाँ, ये है कि आप, क्योंकि डायलिसिस की एक लिमिटेशन है, वो आपके शरीर का एक तरह से 10 to 20% फंक्शन ही रिप्लेस कर रहा है किडनी का, तो इसलिए 100% रिप्लेसमेंट नहीं है। इसलिए ट्रांसप्लांट के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम बेहतर विकल्प है। पर अगर आप एडिक्वेट डायलिसिस करा रहे हैं, अच्छे सेंटर्स में डायलिसिस करा रहे हैं, आप अच्छी केयर अपनी कर रहे हैं, खाने पीने का परहेज कर रहे हैं, तो डायलिसिस के पेशेंट भी आराम से 20-30 साल की एक एक्स्ट्रा लाइफ जी सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद एक मरीज के जीवन में क्या बदलाव आता है, और साथ ही ये भी बताएं कि डायलिसिस के ऊपर ट्रांसप्लांट कराने के आखिरकार फायदे क्या हैं? ट्रांसप्लांट से एक बेहतर लाइफ मिलती है और आप अपना जो प्रोफेशनल लाइफ आप अपनी बेहतर मैनेज कर सकते हैं, आप अपना वर्किंग ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट के बाद जो एक डायलिसिस के पेशेंट को जो एक थोड़ा सा फिजिकल फिटनेस के इश्यूज रहते हैं, वो ट्रांसप्लांट के बाद इतने नहीं होते, और ट्रांसप्लांट एक बेहतर आपको लाइफ देता है इन कंपैरिजन टू डायलिसिस। लेकिन क्या किडनी रोग में जेनेटिक्स और परिवार के डिजीज हिस्ट्री की भी कोई भूमिका होती है? जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे फैमिली में डायबिटीज़ की समस्या है, अगर हमारे फैमिली में
ब्लड प्रेशर की समस्या है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये दोनों कारण सबसे बड़े कारण है किडनी फेलियर के, और या फिर हमारे परिवार में किडनी की समस्या है, तो हम रिस्क पे हो सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर ऐसा है तो हम उस अपने लिए अपने को स्क्रीन कराएं, ये देखें कि हमें डायबिटीज़ तो नहीं डेवलप हो रही है, ब्लड प्रेशर तो नहीं डेवलप हो रहा है, या अगर किडनी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है तो किडनी डिजीज़ तो नहीं डेवलप हो रही है। तो उसके लिए हम कुछ सेट ऑफ, जैसे आप 30 इयर्स के बाद या 40 इयर्स के बाद जो है एक रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, और इन पे नज़र बना के रखनी चाहिए कि जब ये आए, जब ये शरीर में डेवलप हों तो इनको एक एडिक्वेट और अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट लिया जाए। डॉक्टर, आपने किडनी रोग की तकनीकी बातें बखूबी समझाई, लेकिन दर्शक सबसे जरूरी सवाल का इंतजार कर रहे होंगे कि आखिर किडनी रोग से कैसे बचा जाए और इसके क्या उपाय हैं। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया इस समय डायबिटीज़ का कैपिटल है, वर्ल्ड कैपिटल है, और पिछले कुछ सालों में डायबिटीज़ के मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ी है, साथ साथ में ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। और इसका जो कारण है वो है हमारा जो चेंज होता हुआ लाइफस्टाइल और खाने पीने का तौर तरीका। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अगर हम अपना खाने पीने का अगर परहेज़ रखें, रेगुलर फिटनेस अपना मेंटेन रखें, और हम जो है अपना डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ को कंट्रोल रखें, ब्लड प्रेशर अगर है ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। इसके अलावा जो है अगर कोई भी रिस्क फैक्टर है, अगर हम उसको शुरू से अगर उसको कंट्रोल रखेंगे तो ये डिजीजेस बढ़ेंगी नहीं। जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट में रिकमेंडेशन ये है कि जिस दिन डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है उसी दिन जो है फर्स्ट टाइम उसका जो है ये किडनी फंक्शन का स्क्रीनिंग होना चाहिए, KFT या यूरिन एल्बुमिन के तौर पे जिसको किया जाता है, और अगर उसके बाद हर साल वो होना चाहिए। तो जिस स्टेज पे भी अगर हम अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट कर लेते हैं किडनी का डिसफंक्शन को, तो उसको वहीं पर रोका जा सकता है, उसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है ताकि किडनी का ऑर्गन फेल ना हो। लेकिन क्योंकि आपको इस क्षेत्र का लंबा अनुभव है और हर तरह की आर्थिक पृष्ठभूमि के मरीजों से आप मिलते रहे हैं, तो इलाज का खर्च एक बहुत बड़ा सवाल रहता है सबके जहन में। ऐसे में 2 सरकारी योजनाएं, आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री को आप किस तरीके से देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस संदर्भ में भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। आज से 10 साल पहले डायलिसिस के पेशेंट्स के लिए बहुत दिक्कतें थी। ये समझिए कि डायलिसिस के एक सेशन में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये खर्चा होता है, और पेशेंट का सालाना खर्चा आप इस तरह से लगा सकते हैं, अगर हफ्ते में 2 या 3 बार अगर वो डायलिसिस करा रहे हैं तो उनका 4 से 6 लाख रुपए सालाना डायलिसिस का खर्चा है। तो इसमें अभी जब से आयुष्मान भारत स्कीम आई है और प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस मिशन की योजना आई है, तो नेशनल डायलिसिस मिशन, प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस मिशन सपोर्ट करता है स्टेट्स को, जिससे वो जो है अपने डायलिसिस सेंटर्स ओपन कर सकते हैं PPP मोड पे, और पेशेंट्स, गरीब लोगों के लिए फ्री डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जो एलिजिबल जो जनता है उसके लिए 5 लाख रुपए इंश्योरेंस है, जिससे वो अपना डायलिसिस का ट्रीटमेंट किसी भी हॉस्पिटल में ले सकता है जो आयुष्मान इम्पैनल्ड है। तो इसने डायलिसिस के पेशेंट का लाइफ एक तरह से बदल दिया है, और जो एक उसका जो खर्च होता था डायलिसिस पे, जिसके कारण से लोग गरीब से गरीब हो जाते थे और कई गरीब लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो अब जो है वो लोग अपना डायलिसिस पर ट्रीटमेंट लेकर अपनी लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं। डॉक्टर भट्ट, अभी मेडिकल के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, नए तकनीक इजाद किए जा रहे हैं, तो अभी क्या हालिया एडवांसेस हैं, क्या क्या है किडनी रोग को लेकर, जरा ये भी बताइए। इस समय जो पिछले अगर हम 20-30 सालों से अगर देखें तो काफ़ी सारे नई थेरेपीज़ आई हैं। डायलिसिस की जो ट्रीटमेंट है उसकी टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंसेस आए हैं। अल्ट्रा प्योर वाटर डायलिसिस अब अवेलेबल है। इसके अलावा कुछ नई मेडिसिन आई हैं जो पेशेंट्स को जो पुराने जो सिम्टम्स हुआ करते थे, जैसे खून की कमी के इंजेक्शन है या विटामिन डी के इंजेक्शन्स हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं पेशेंट के लिए। इसके अलावा जो ट्रांसप्लांट में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ, नई तरह की दवाइयाँ आई हैं, जिसके कारण से ट्रांसप्लांट के पेशेंट की लाइफ बढ़ी है। पहले आपने सुना होगा कि ब्लड ग्रुप मैचिंग ही ट्रांसप्लांट हो पाते थे, लेकिन अब ब्लड ग्रुप मिसमैचिंग ट्रांसप्लांट भी हो सकते हैं, और ये जो पहले ट्रांसप्लांट संभव नहीं थे वो ट्रांसप्लांट नए इलाजों की मदद से उनको किया जा सकता है। तो पिछले कुछ सालों में इसमें काफ़ी तरक्की हुई है, और पेशेंट का लाइफ, पेशेंट का सर्वाइवल ऑन डायलिसिस एंड ऑन ट्रांसप्लांट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है।
इसके अलावा अगर हम डायबिटीज़ में देखें, ब्लड प्रेशर में देखें, तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कुछ नई दवाइयाँ आई हैं जो किडनी फेलियर को बढ़ने से रोक सकती हैं अगर आपका किडनी में इफेक्ट आ गया है। और इसके अलावा कुछ किडनी के लिए भी कुछ मेडिसिन आई हैं जिनको इस्तेमाल करने से, रेगुलर इस्तेमाल करने से आपकी डिजीज़ स्टेबलाइज हो सकती है और आपका फेलियर के स्टेज में जाने से बचा जा सकता है। डॉक्टर, बहुत सारी जानकारियां आपने दी किडनी से संबंधित कि किस किस टाइप की होती है, किडनी फेलियर क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन अब इस बीच अहम सवाल ये हो जाता है कि आखिरकार हम अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग कैसे रखें, किडनी को मजबूती कैसे दें और क्या, क्योंकि लाइफस्टाइल आजकल ऐसी हो गई है इसलिए बेहतर खान पान हो नहीं पाता है, तो फूड किस तरीके का लेना चाहिए? देखिए, डाइटरी एडवाइजेज में हमें फिर से पीछे पलट के देखना होगा कि कारण क्या है। कारण है शुगर है और ब्लड प्रेशर है। तो शुगर, अगर शुगर कारण है तो उसका कारण है फूड विच इज रिच इन कार्बोहाइड्रेट, नमक खाने में ज़्यादा होना, मीठा ज़्यादा होना, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और वेट का बढ़ना एक कारण हो सकता है। इसके अलावा जंक फूड्स नहीं खाने चाहिए और वेजिटेरियन डाइट इज़ मोर हेल्पफुल इन किडनी पेशेंट्स, किडनी डिजीजेज ओवर नॉन वेजिटेरियन डाइट। तो कोशिश करें कि अपना खाना शाकाहारी रखें, नमक कम रखें, मीठा कम रखें और एक संतुलित आहार लें, फल और सब्जियां ज़्यादा खाएं, वजन को संतुलित रखें, आपका स्मोकिंग ना करें, अल्कोहल की मात्रा को लिमिटेड रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन सर, एक दौर वो भी था कि जब हम देखते थे कि जो एजेड लोग होते थे उनमें इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती थी किडनी से संबंधित, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसके पीछे आपको क्या वजह नजर आती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। इसका कारण ये है, एक तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जो पहले 50-60 साल की उम्र में हुआ करता था वो अब यंग लोगों में होने लगा है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग लाइफस्टाइल, चेंजिंग फूड हैबिट्स और सीडेंट्री लाइफस्टाइल ऑल्सो, जो खास तौर से जो शहरी इलाकों में रहते हैं। तो यंगस्टर्स प्लस इसके अलावा कुछ दवाइयों का सेवन भी इसका कारण हो सकता है। तो हमें ये देखना है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल सीडेंट्री है और हमारे फैमिली में रिस्क फैक्टर है, और हम इसीलिए मैंने आपको बोला कि 30 साल के बाद एक रेगुलर ईयरली स्क्रीनिंग होना चाहिए, जिससे हमें अर्ली स्टेज में किडनी डिजीज़ का पता लग सके और हम उसको वहीं पर उसको रोक सके। लेकिन हेल्दी डाइट के बारे में तो आपने बता दिया। आप क्या इसमें जो एक्सरसाइजेज हैं, जो मेडिटेशन, योगा की बातें हम अक्सर सुनते आते हैं कि आपकी लाइफ को स्ट्रांग रखने में अहम भूमिका निभाते हैं, तो इसका भी रोल है क्या? जी बिल्कुल, एक्सरसाइज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, योगा से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है, योगा मेडिटेशन से। आपका जो रेगुलर जो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में हेल्प मिलेगी और एक ओवरऑल जो स्ट्रेस होता है शरीर पे वो कम रहेगा। तो डेफिनेटली इससे किडनी डिजीज़ में भी इनडायरेक्टली ये काफ़ी हेल्पफुल है। और हर पेशेंट को क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, डायलिसिस पे जो लोग रहते हैं धीरे धीरे उनको बोन वीकनेस हो सकती है, अगर वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो वो अपना फिजिकल स्ट्रेंथ मेंटेन रह सकते हैं। ऐसे ही ट्रांसप्लांट पेशेंट है, एक बार ट्रांसप्लांट हो भी जाए आपका तो उसके बाद भी आपने अपना रेगुलर एक्सरसाइजेज, योगा, मेडिटेशन करना है, ताकि जो नया क्योंकि डायबिटीज़ के कारण जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है या ब्लड प्रेशर के कारण जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है, उन पेशेंट को ट्रांसप्लांट के बाद भी डायबिटीज़ रहती है। तो आपने ये देखना है कि मेरा ट्रांसप्लांट अगर हो गया है तो उसके बावजूद मैं जो है जिस कारण से मेरी किडनी फेल हुई थी, अब उस कारण से दोबारा नहीं होना चाहिए। ट्रांसप्लांट के बाद भी आप अपना शुगर का ध्यान रखें, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखें, वक्त वक्त पर मेडिकल चेकअप करवाते रहें। डॉक्टर भट्ट, अब एक आखिरी सवाल आपसे कि आप अपने प्रोफेशनल लाइफ से इतर बहुत से सामाजिक कार्यों में भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारे दर्शकों को अपने सामाजिक जीवन के बारे में भी बताइए। मैं यहाँ पर दिल्ली में होली फैमिली हॉस्पिटल और जेपी हॉस्पिटल में तो काम करता ही हूँ। इसके अलावा हम लोग रेगुलर मेडिकल कैंप्स करते हैं, जिसके माध्यम से हम पब्लिक में अवेयरनेस जारी कर सके किडनी डिजीज़ के बारे में, और उनको कई कम कैंप्स हम इसलिए भी लगाते हैं कि डिजीज़ को अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सके। इसके अलावा मैं उत्तराखंड में भी रेगुलर विजिट करता हूँ। मैं स्वामी विवेकानंद हेल्थ मिशन से जुड़ा हुआ हूँ और हमारे वहाँ पर 11 चैरिटेबल हॉस्पिटल है, चारों धामों को मिला के, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, और इसके अलावा हरिद्वार में है और देहरादून में है और अन्य जगहों पर भी है। तो वहाँ हम रेगुलरली विजिट करते हैं, रिमोट एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ पर कोशिश करते हैं कि लोगों का जो बीमारी है वो जल्दी पकड़ा जाए और उनको एक अप्रोप्रिएट इलाज देने की कोशिश है, ताकि जो है किडनी फेलियर से लोगों को
बचाया जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भट्ट आपका हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।